दो. गुड आफ्टरनून एवरीवन. लास्ट टाइम हम लोगों ने एथिकल थियरीज़ पे छोड़ा था. एथिकल थियरीज़ की हमें थियरीज़ जितनी भी टाइप्स ऑफ थियरीज़ हैं वो आज हमें कंप्लीट करना था. पहले एक बार थोड़ा ब्रीफ में एथिकल थियरीज़ को एक बार ना देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा क्या था एथिकल थियरीज़ के ऊपर. तो एक बार रिवाइज करते हैं. ट्रेडिशनल एथिकल थियरीज़, मैंने तुम्हें चार्ट दिखाया था एथिकल थियरीज़ का. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी थियरीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं. सो वी हैव एथिकल थियरीज़ इन विच वी हैव ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी एंड पोस्ट मॉडर्न थियरी. इसको फिर फर्दर बाइफोकेट किया गया है. ट्रेडिशनल थियरीज़ में वी हैव कंसिक्वेंशनल, दैट मीन्स टेलियोलॉजिकल एंड डिओन्टोलॉजिकल थियरीज़. पहले हम लोग कवर करेंगे ऑल द टेलियोलॉजिकल थियरीज़. दोनों में डिफरेंस क्या था, क्या बताया था? टेलियोलॉजिकल थियरीज एंड डिओन्टोलॉजिकल थियरीज में क्या डिफरेंस है? टेलियोलॉजिकल थियरीज इट टेल्स अस कि ये सारी थियरीज इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल जजमेंट वी मेक एंड द एक्शंस वी परफॉर्म इन रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमाज. दैट मीन्स टेलियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टेलियोस और कंसिक्वेंसेस. यानी कि टेलियोलॉजिकल थ्योरीज सारी की सारी बेस्ड है कंसिक्वेंसेस के ऊपर, दैट मीन्स आउटकम्स के ऊपर. एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस थ्योरी, डिओन्टोलॉजिकल थ्योरीज आर टोटली बेस्ड ऑन द ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जजमेंट्स, हमारे एक्शंस कैसे पुश होते हैं, कैसे ये आते हैं. सो इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूटी. ठीक है, तो हम दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं. पहले टेलियोलॉजिकल थ्योरीज को सारी को कवर करते हैं. ठीक है, तो ये ज़रूर माइंड में कॉन्सेप्ट रखना कि इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन द कंसिक्वेंसेस एंड द आउटकम्स. ठीक है, डन. चलो अब इसको कवर करते हैं. सबसे पहले इसमें आएगी हमारे पास थ्योरी एथिकल ईगोइज्म, दैट मीन्स ईगोइज्म थ्योरी. ईगोइज्म थ्योरी को ज़रा समझते हैं. व्हाट इज़ एन ईगोइज्म थ्योरी? इसके वर्ड में ही ना ईगो आ रहा है, ईगो वर्ड, egoism theory. So egoism is an ethical theory that holds that actions are morally right if they promote the individual's self interest. जिस भी सिचुएशन में एक इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल होता है वही ईगोइज्म थ्योरी कहलाता है. यानी कि एन इंडिविजुअल मस्ट फोकस ऑन ओन्स इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर वो सबसे पहले ध्यान देगा. देन ही विल थिंक अबाउट अदर्स इंटरेस्ट, यानी कि प्रायोरिटी पे कौन रहेगा? उसका खुद का इंटरेस्ट. So the central idea is that self-interest should be the guiding principle for making decisions. Like if any decision you have to take, then the motive or the aim should be the self-interest. ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरली सेल्फिशनेस, जो कि ऑल्दो थोड़ा सा आ रहा है, बट दिस थ्योरी इज़ नॉट फोकसिंग अपॉन कि सेल्फिश ही बन जाओ. It is not necessarily selfishness but rather the prioritization of one's own interest. आजकल भी हम लोग बात करते हैं ना, बोलते हैं कि हमें अपनी इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए rather than कि हम लोग दूसरों के इंटरेस्ट के ऊपर सोचें. दूसरों के बारे में सोचने से पहले you must think upon others, upon us. तो egoism can be contrasted with altruism which prioritizes the interest of others. एक हमारे पास थ्योरी ना अल्ट्रुइज्म वाली, जिसमें हम लोग दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में पहले समझते हैं, सोचते हैं, नॉट थिंक अबाउट अस. तो इसके ऊपर और क्या आता है? इट इंडिकेट्स दैट वी शुड डू व्हाट ऑप्टिमाइजेस आवर एंजॉयमेंट एंड मिनिमाइजेस आवर अनहैप्पीनेस. जो चीज़ हमारे एंजॉयमेंट को ऑप्टिमाइज करेगी, मैक्सिमाइज करेगी बेसिकली, और हमारे अनहैप्पीनेस और सैड वाली चीज़ें, जितनी भी बुरी चीज़ें उनको मिनिमाइज करेगी. दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया. ठीक है, अब इसके अंदर जो पर्सन काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे इस थ्योरी से वो थे एडम स्मिथ. और ये इकोनॉमिक्स में भी इनका जाना माना नाम है. आई थिंक यू नो अबाउट हिम. एडम स्मिथ वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय ईगोइज्म
Adam Smith reasoned that there should be no moral qualms with the pursuit of self-interest by individuals. इन्होंने बोला, he argued that the goal of individual self-interest produces morally desirable outcomes for society through the invisible hand of the marketplace. यानी कि इनका ये कहना था कि अगर हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तो indirectly we are also helping others or we are also helping the society indirectly, but indirectly, not directly. ठीक है, तो इनका ये मानना था कि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे पहले तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स इन द सोसाइटी. ठीक है, सो ये इनका थ्योरी था और इसमें मेन जो पर्सन आते हैं वो हैं एडम स्मिथ. जो पर्सन मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं ना हर थ्योरी में, प्लीज़ उनको अच्छे से याद रखना क्योंकि काफ़ी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाले हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं. इसका एग्जाम्पल देखो. फॉर इंस्टेंस लेट अस टेक द केस ऑफ अ गुड और सर्विस प्रोवाइडर प्रोड्यूसर. अब ये एक पूरा केस स्टडी टाइप है. इट इज़ इन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ, अब एक सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है, the self-interest of the manufacturer or service provider to deliver the best possible quality of goods and services because satisfied customers are going to repeat the orders due to the satisfaction they derive from the quality products and services. यानी कि customer loyalty तभी रहेगी if you are producing or if you are giving them the good quality of goods and services. ठीक है, तभी वो तुम्हारे पास repeatedly आएंगे. In such a case, better quality products and services not only work in favor of the customers but are directly associated with the self-interest of the producer. Basically, अगर producer का self-interest इसमें है कि we want the maximum services, like maximum customers हमारे पास आएँ. If this is a target of a company, so उनको better quality of products बनाने ही पड़ेंगे to make कि customers हमारे पास loyal रहे in future भी long term में. तो अब ये इनडायरेक्टली किसका हेल्प कर रहा है? कस्टमर्स को, कस्टमर्स की हेल्प कर रहा है बेसिकली. बट इसमें जो सेल्फ इंटरेस्ट था वो प्रोड्यूसर का था. ठीक है, और इनडायरेक्टली ही इज ऑल्सो हेल्पिंग एंड ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स. तो ये एक एग्जाम्पल है, काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ईगोइज्म थ्योरी. यानी कि बेस्ट, यानी कि सबसे पहले हमें क्या सोचना है, हमें अपने बारे में सोचना है. ठीक है, एंड देन वी विल थिंक सेल्फ इंटरेस्ट. प्रायोरिटी किस पे रखा इन्होंने? अपने ऊपर रखा. बेसिकली जैसे कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी सबसे पहले जब भी ओपन होती है तो अपना टारगेट सेट करती है, ऑब्जेक्टिव. अगर उसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम कस्टमर्स, मैक्सिमम टारगेट कस्टमर उसने अगर सेट किया हुआ है, टारगेट उनका ये है, तो उसके लिए वो क्या करेगी? उसके लिए दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो वो तो सेकेंडरी हो गया ना. प्रायोरिटी क्या था कि हमें कस्टमर्स मेंटेन रखने, कस्टमर्स हमें ज़्यादा बनाने हैं. सेकंड पे आया कि अच्छा कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिले. दैट वाज नॉट द गोल ऑफ द कंपनी. क्योंकि क्या क्या कंपनी का इंटरेस्ट नहीं हुआ इसके अंदर. हाँ एग्जैक्टली तो ये कंपनी का ही तो इंटरेस्ट हुआ. हाँ एग्जैक्टली यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनका गोल ये था कि हम लोग मैक्सिमम कस्टमर्स रिटेन करेंगे, मैक्सिमम कस्टमर्स को रखेंगे या डेवलप करेंगे. ये था उनका एम. क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना ये बाद में आया ना, ये तो कॉज बन गया क्या उसका कि कस्टमर कैसे रिटेन रह सकते हैं. तब जाके उन्होंने बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. समझ में आया? यस हाँ यही था. अब सेकेंड एग्जाम्पल, अ कंपनी रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नॉट आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन बट बिकॉज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. सो सी द सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पे वो लोग एनवायरमेंट का सोच नहीं रहे हैं, मतलब indirectly they are also thinking about the environment but the main priority is to improve their profitability or increase the customers. ठीक है, तो मेन प्रायोरिटी पे क्या है? दैट इज द ईगोइज्म थ्योरी. मेन प्रायोरिटी शुड बी योर इंटरेस्ट नॉट अदर्स इंटरेस्ट.
ये थी इस थ्योरी का, यानी कि सबसे पहले ईगोइज्म थ्योरी ही आया, ठीक है। देन वी हैव, अच्छा इसके बाद प्रिंसिपल्स, इसके कुछ की प्रिंसिपल्स है। अब हर तुम्हें थ्योरी में कुछ प्रिंसिपल्स मिलेंगे कि इसके की प्रिंसिपल्स क्या क्या कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स है जो थ्योरी को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल है सेल्फ इंटरेस्ट एज प्रायोरिटी। सबसे पहले तो सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है, जो कि हमने अभी समझा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अभी हमने देखा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लाइक लॉन्ग टर्म में हमें कितना फायदा देगा अगर हम ये चीज़ करते हैं तो। देन रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स यहाँ पे यह आ गया है, while the focus is on self interest, ethical egoism can align with cooperative behavior if helping others indirectly benefits oneself। यानी कि indirectly वर्ड तुम्हें बार बार मिल जाएगा, they are also indirectly helping others। नो यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन, अब ये यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन नहीं कि हर किसी को यही सोचना है। एथिकल इगोइज्म डज नॉट इम्पोज अ मॉरल ड्यूटी टू प्रायोरिटाइज अदर्स इंटरेस्ट अनलेस डूइंग सो सर्व्स वन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि कोई यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। तो सो दीज आर द प्रिंसिपल विच आर होल्डिंग दिस थ्योरी। इसके क्रिटिसिज्म, अब ऑफ कोर्स इस थ्योरी के तो तुम्हें खुद ही दिख गया होगा कि कुछ तो क्रिटिसिज्म रहा होगा। इसका क्रिटिसिज्म फर्स्ट सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इसका क्रिटिसिज्म है दैट इट इज़ एनकरेजिंग सेल्फिशनेस, यानी कि सेल्फ प्रायोरिटी, यानी कि तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, नॉट यू आर डिसरिगार्डिंग द अदर्स इंटरेस्ट इसके अंदर। तो सबसे पहला तो इसका क्रिटिसिज्म ये है। देन लैक ऑफ यूनिवर्सलाइजेबिलिटी, that means if everyone acted solely in self interest, cooperation and trust in the society, वो तो ब्रेक डाउन हो ही जाएगा ना इन फ्यूचर। अगर हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा, हमें चलो ये भी पता है थ्योरी, चलो मान लो अप्लाई हो भी गई पूरे वर्ल्ड में, तो हमें ये रहेगा कि वो पर्सन तो अपने बारे में ही सोचेगा, वाई ही विल थिंक अबाउट मी और एनी वन एल्स, सबसे पहले, है ना। तो इसमें तुम कॉपरेशन या ट्रस्ट का भी तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो पाएंगी किसी और के लिए? नो। तो इट इज़ बेसिकली डिसरिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ इमोशंस इन द सोसाइटी। देन ओवरलुकिंग एल्ट्रिज्म, ऑफ कोर्स ये तो उसका ऑपोजिट ही हुआ ना। एल्ट्रिज्म सबसे पहले ये बात कहता है कि हमें दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचना है, देन यू विल थिंक अबाउट वन सेल्फ। तो इसमें ये तो पूरा का पूरा ही इसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक थर्ड इसका बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है कि ये एल्ट्रिज्म को बिल्कुल ही लाइक ओवरलुक कर देता है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट है ना, कॉन्ट्रडिक्ट ही कर रहा है उसको, ठीक है। सो दीज आर दी क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट हुआ, एथिकल ईगोइज्म, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। अब ये वाला, ये भी अभी कौन सा चल रहा है, टेलीलॉजिकल ही चल रहा है, ठीक है, याद रखना। यूटिलिटेरियनिज्म, परस्यूइंग हैप्पीनेस एट ऑल कॉस्ट। अब इसका जरा समझते हैं, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका पहले वो पढ़ते हैं। Utilitarianism is an ethical theory that advocates actions that foster happiness or pleasure and opposes actions that cause unhappiness or harm। यानी कि बेसिकली दे आर एडवोकेटिंग कि ठीक है हैप्पीनेस प्लेजर ये सब होना चाहिए, अपोजिंग एक्शंस दैट कॉज अनहैप्पीनेस और हार्म, जो किसी को हम लोग दे सकते हैं, उसके खिलाफ है ये लोग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंसिक्वेंशनलिज्म, दैट मीन्स आउटकम्स के ऊपर बेस्ड है, प्योरली आउटकम के ऊपर बेस्ड है। Since the utilitarian theory advocates the maximization of pleasure at a societal level, it translates the objective of achieving the greatest good of the greatest number। That means ये theory ये बात करती है कि हमें at the end वो देखना है जिसमें हम लोग मैक्सिमम लोगों का हैप्पीनेस के बारे में सोच सकें, मैक्सिमम लोग यहाँ पे खुश रहें। अगर कुछ लोगों का यहाँ पे नुकसान होता भी है एट द कॉस्ट ऑफ देयर हैप्पीनेस, तो वो चलेगा। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, कि कुछ लोगों, बहुत माइनर लोगों का नुकसान मतलब वो अलाउ है, इसके कॉस्ट पे अगर बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है तो वो चलेगा, ठीक है, ये थ्योरी कहती है। अब इसको बनाने वाले लोगों के ऊपर बात करते हैं।
So the utilitarian school was founded by two famous British philosophers, Jeremy Bentham and John Stuart Mill. काफ़ी बड़े बड़े नाम है ये. So Bentham contended that human beings tend to follow those actions that give them more pleasure. ठीक है, यानी कि हमें वो ह्यूमन बींग्स को वही एक्शंस फॉलो करने चाहिए जो कि उन्हें प्लेजर दे सके, मोर प्लेजर दे सके. Whereas Bentham focused on the pleasure pain principle in quantitative term. Bentham quantitative term में बिलीव करता था, but John Stuart Mill argued that it is not the quantity of pleasure that we derive from the specific desirable action to maximize pleasure and minimize pain, but the quality of pleasure that matters, those that cause pain. यानी कि ये बात करता था कि क्वालिटी ऑफ प्लेजर कैसा मिल रहा है, नॉट द क्वांटिटी ऑफ प्लेजर. तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, कॉन्ट्रडिक्ट था, बट हाउएवर दोनों ही इस चीज़ में बिलीव करते थे कि मैक्सिमम हम लोग जो प्लेजर है, मैक्सिमम हैप्पीनेस है, वो हम लोग प्रोवाइड कर सके टू अदर्स, टू द सोसाइटी. इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. देखो एग्जाम्पल इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. Example, a pharmaceutical company decides to lower the price of a life-saving medication in low-income regions. Although it reduces short-term profits, the decision saves more lives and enhances the company's reputation, benefiting society overall. So it is very clear कि अगर हम लोग प्राइस जो लाइफ सेविंग मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल लाइक कोई वैक्सीन हो गई, कोई एक ड्रग हो गया, लाइक पिल हो गए, कुछ भी ऐसा जो कि लाइफ सेविंग मेडिकेशन है, उसे हम लोग अगर लो कॉस्ट पे या फ्री कॉस्ट पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और इससे बेनिफिट क्या होगा कि लोगों की जान बचेगी और बेनिफिट होगा सोसाइटी को ओवरऑल, एंड द कंपनीज रेपुटेशन तो इंक्रीज होगी होगी. बेशक इसमें कंपनी का यहाँ पे फायदा एट द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होने वाला, पर उनको ये चीज़ चलेगी क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, दूसरों का फ़ायदा हो जाएगा, इसमें लोगों की जान बच जाएगी. तो ये कहता है यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है. देन एम्प्लॉय वेलबींग. Example, a business implements flexible working hours and wellness programs for employees. While this increases operational cost, like program रख रहे हो तुम अपनी कंपनी में, लोगों के लिए flexible working hours रख रहे हो, इससे operational cost will increase for the company, but it improves employee satisfaction, reduces absenteeism. Like अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म में सोचो तो कंपनी का ही इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है इसमें कि एब्सेंटीज्म रिड्यूस होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा लोगों का, इसमें मोटिवेशन आएगा, सेटिस्फैक्शन अगर इंक्रीज होता है एम्प्लॉय का तो वो काम अच्छे से करता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बेनिफिटिंग बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द कंपनी. ठीक है. सो इसमें हम लोग ज़्यादा लोगों का सोचते हैं इन कंपैरिजन टू लाइक फ्यू पीपल. फिर तो एक प्रोडक्ट सेफ्टी है, तो इसमें पहले हम लोग कोर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करते हैं. The primary tenet of utilitarianism is to maximize happiness and minimize suffering for as many people as possible. यानी कि जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग मैक्सिमम कर सके हैप्पीनेस को और उनकी सफरिंग को मिनिमाइज कर दे, ये इसका टारगेट रहता है यूटिलिटेरियनिज्म का. This moral paradigm places an emphasis on actions results while assessing their general utility or usefulness. Like एक जो भी हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं उससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है. दैट मीन्स दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द आउटकम. ठीक है, आउटकम के ऊपर सोच रहे हैं. Promoting behaviors that result in the most satisfaction or well-being while minimizing any potential harm or misery is the basic premise. काफ़ी important line. The greatest happiness principle है इसका, काफ़ी important. ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल कौन सी थ्योरी का है, तो यूटिलिटेरियनिज्म का है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पॉलिसी, मतलब चाहे तुम कोई भी पॉलिसीज बना रहे हो, अच्छा ये पता है कहाँ सबसे ज़्यादा फिट होता है, अगर तुम में से कोई बता सके तो ये कहाँ पे ज़्यादा फिट होता है. यहाँ पे पॉलिसी वर्ड भी आ गया. अगर इसको इन रियल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म को कहाँ देख पाते हैं. गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे पॉलिसीज वर्ड भी लिखा हुआ है. क्या वो सारे लोगों का सोचते हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं.
ये कैसे फिट बैठ रहा है? ये बीईपी में भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। किसमें? गवर्नमेंट की एग्जाम पॉलिसीज जो होती हैं एंड जॉब पॉलिसीज में हम्म। उनके लिए से इसको यूज होता है एंड कैटेगरी वाइज चूज रैंक। ओके, तो पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे, चॉइसेस हैं। मैंने तुम्हें बजट पढ़ाया था, याद है? बजट में पॉलिसीज़, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे वो लोग स्कीम्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं। आज ये स्कीम ओपन कर दी, वो स्कीम ओपन कर दी, और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी होता है हर साल। फॉर एग्जांपल लाइक टैक्सेस में रिडक्शन या टैक्सेस में इंक्रीज डिक्रीज, ये सब चलता रहता है। तो अगर उनको अपना रेवेन्यू को कम नहीं करना और अपने एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना पड़ता है, तुम्हें पता है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ही उनका मेन, ये लाइक पूरा बैलेंस उसको करना पड़ता है। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? रेवेन्यू भी कहाँ से आ रहा है? लोगों से आ रहा है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया से आ रहा है। अब अगर उनको रेवेन्यू भी कम नहीं करना और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करना, तो वो कैसे उसको बैलेंस आउट करेंगे? बताओ, कैसे उसको बैलेंस आउट करेंगे? कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए फिर उनको? सोच ही नहीं पा रहे, बताओ। हाँ, किसके लिए रेट इंक्रीज? प्रोडक्ट रेट इंक्रीज फॉर प्रोडक्ट? नो मैम, जैसे पॉलिसी यूटिलाइज पता नहीं मैंने यहाँ डाला या नहीं डाला है, अगर डाला होगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। एग्जाम्पल मैंने शायद यहाँ नहीं डाला। ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि अगर गवर्नमेंट को, जो कि पॉलिसी वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस प्रिंसिपल, फॉर दिस थ्योरी। कैसे कि अगर वो लोग एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं लोगों के ऊपर, लोगों की पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी कंट्री को डेवलप और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको किसी को तो मिनिमाइज, लाइक किसी को तो उनको ओवरलुक करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने फ्यू पीपल की बात करी थी। फ्यू पीपल से यानी कि जो हमारी कंट्री में रिच पीपल हमें इनइक्वालिटी पता है, इनइक्वालिटी ऑन वेरियस फैक्टर्स वी हैव, है ना, इन कंट्री। तो इनइक्वालिटी तो हमारे पास इनकम भी है, इनकम इनइक्वालिटी भी है ना? तो इनकम इनइक्वालिटी के लिए क्या, हमारी कंट्री के अंदर एक जगह से हम लोग यानी कि रिच पर्सन से ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ करके वसूल सकते हैं, ताकि हमारा रेवेन्यू बना रहे। और वहीं पे अगर हम लोग करना चाहते हैं कि हम लोग अपने मैक्सिमम, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग कैसे हैं, मिडिल इनकम या लो इनकम ग्रुप हमारे पास है ना, हमारी पूरी कंट्री में रिच पीपल तो नहीं भरे हुए हैं। हमारी तो एवरेज इनकम भी 1 लाख इतनी ही आती है अप्रॉक्स में, अगर देखा जाए तो, जो कि बहुत कम है। तो इतने तो लोग, लाइक लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है। तो अगर हम लोग लाइक चाहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम का सोचें, तो मैक्सिमम का सोचने के लिए अगर हम लोग कुछ लोगों से वसूलते भी हैं पैसा, लाइक टैक्सेस को लेते हैं, तो भी वो चलेगा। दिस इज़ अ थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल। समझ में आया? तो यही पॉलिसीज, चॉइसेस एंड एक्शंस के ऊपर यही बेस्ड होता है। हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हम लोग मैक्सिमम लोगों का सोचें, रादर दैन कि हम लोग अगर सबको लेकर के चलेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंकिंग, सबको लेकर के चलना इट इज़ अ गुड थिंकिंग, बट अगर किसी की कॉस्ट पे हम लोग ज़्यादातर लोगों का भला कर सकते हैं, तो वो उनका एक मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि पॉलिसीज़ वगैरह में भी अगर तुम लोग देखते हो ध्यान से तो वो होता है। हम लोग लोगों को थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं इसके अंदर। So, instead of giving individual interests or preferences first priority, the goal is to achieve the largest possible general good. यानी कि अगर हम सिर्फ रिच का सोचते चले जाएंगे कि ठीक है यार, उनका तो हमें इंटरेस्ट टैक्स को इंक्रीज करना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो हम लोग कभी लार्जेस्ट पॉसिबल जनरल गुड तो कभी नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, तो ये इसके पीछे एक माइंडसेट है। देन वी हैव एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। अ फ्रेमवर्क, अब ये देखो क्या है, परसीव्ड कॉस्ट एंड परसीव्ड बेनिफिट। इफ दीज बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन दी परसीव्ड कॉस्ट, तो यही डिफाइन करता है यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल को।
यूटिलिटेरियनिज्म डायरेक्ट्स डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर हमारी कंट्री में कौन है? गवर्नमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई बनाती है। अब दीज डिसीजन मेकर्स टू चूज पॉलिसीज दैट मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी while taking into account elements like the effects on the economy, society and environment। क्योंकि हर एक चीज़ का प्रॉस कॉन्स दोनों होते हैं, पर कौन ज़्यादा ना हो, किसी भी चीज़ के प्रॉस ज़्यादा हो, ये इनका टारगेट रहता है। while making the policies और डिसीजन मेकर के माइंड में ये होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया इसे हम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं? ये ध्यान से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यूटिलिटेरियनिज्म वाली। अब इसकी क्रिटिसिज्म, अब तुम्हें क्या लगा इसके क्रिटिसिज्म क्या होने चाहिए? जल्दी सोचो, जल्दी बताओ, कंपनी के पर्सपेक्टिव। हाँ बोलो। जैसे सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है, बाकी और सेक्टर्स के लिए बुरा हो सकता है। एग्जैक्टली मतलब बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो मेन क्रिटिसिज्म आ रहा है वो आ रहा है माइनॉरिटी का डिसरिगार्ड कर देना, उनके बारे में ना सोचना। सो बेसिकली निग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट, चाहे वो तुम किसी भी चीज़ में अप्लाई कर लो। एक कंपनी है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम का देखते हैं ना कि मैक्सिमम वोट किसके लिए आए हैं। तो बेसिकली वी आर डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी राइट ना। माइनॉरिटी का वहाँ पे, अगर वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग भी हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो उनका तो कोई सोचेगा ही नहीं, वो क्या चाहते कंपनी में क्या हो। और इसको चलो अगर कहीं और चीज़ में भी अप्लाई करें, अगर हम लोग यहाँ पे ये सोचें कि मैक्सिमम लोगों का भला हो, तो जो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे हैं, जो बेचारे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे, तो उनके राइट्स का कौन ध्यान रखेगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनॉरिटी राइट को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड किया जा रहा है, ओवरलुक किया जा रहा है ओ यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल में। देन वी हैव मेजरमेंट इश्यूज। हाउ कैन वी मेजर दिस कि मैक्सिमम गुड हुआ? डू वी हैव एनी टेक्निक्स फॉर दिस? नो। It is impossible to quantify the quality and the quantity of pleasure, क्योंकि यहाँ पे तो बात क्या की गई थी कि हैप्पीनेस हमें मैक्सिमाइज करना है, प्लेजर मैक्सिमाइज करना है और सफरिंग को मिनिमाइज करना है, बट हाउ कैन वी क्वांटिफाई दिस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लेजर? ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट टेक्निक्स नहीं है, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ अ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, व्हाट इज सब्जेक्टिविटी? ये तुम्हें हर बहुत सारी थ्योरीज में मिल जाएगा। व्हाट इज सब्जेक्टिविटी? इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज़ सब्जेक्टिव। ये क्या कहता है कि सिंस एवरी इंडिविजुअल इज एनकरेज टू मैक्सिमाइज प्लेजर, जस्टिफाइंग द प्लेजर, मैक्सिमाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स इज अनटेनेबल। दैट मीन्स कि हम लोग मैक्सिमम का सोच के कुछ लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि हम, मान लो मैं इसका बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोग खुद भी बता सकते हो। कुछ लोगों को बिल्कुल ही ओवरलुक करके हम लोग बहुत सारे लोगों को अच्छा सोच रहे। इसी तुम्हारे क्लासरूम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अगर 90% बच्चों का सोचूं और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाऊं और बाकी 10% का छोड़ दूं क्योंकि उनको बिल्कुल वो काफ़ी स्लो हैं, उनको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, तो बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उनको ओवरलुक कर रही हूँ। उनके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कभी भी, मैं बाकी बच्चों का सोच रही हूँ लेकिन उनका मैंने नहीं सोचा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी और मैं इसको क्या अगर मैं किसी को अकाउंटेबल भी हूँ, किसी को बताती भी हूँ कि मैंने उन 10 बच्चों का क्यों नहीं सोचा, तो मैं वहाँ जाके क्या जस्टिफाई कर रही हूँ, पर मैंने 90% बच्चों का तो ध्यान दिया ना। क्या ये आंसर होना चाहिए? क्या ये जस्टिफाई करता है कि तुमने किन लोगों को कुछ बच्चों को डिसरिगार्ड कर दिया? क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है? तो इट इज़ नॉट। ये जस्टिफाई करके तुम कुछ लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये इसका क्रिटिसिज्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि दी थी जॉन रॉल्स ने। जो भी मैं नाम बोल रही हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें नहीं था ना कोई नाम? हाँ, इसमें था जॉन स्टुअर्ट मिल एंड जेरेमी बेंथम। ये याद रखना, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, डोंट वरी, बाद में ले लेना। अभी आ जाते हैं अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस थ्योरी पे आते हैं। ये भी टेलियोलॉजिकल थ्योरी ही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी, distributive justice theory. Now this theory is a concept in ethics and political philosophy that focuses on how resources
opportunities and burdens should be fairly allocated among individuals or groups in a society. बेसिकली दे आर कंसिडरिंग कि यहाँ पे हमें फेयर होना चाहिए, हमें जो भी चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज और एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वी आर प्रोवाइडिंग, बर्डन्स हमारे पास जो भी है वो फेयरली एलोकेट होना चाहिए अमंग इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. वी कांट बी अनफेयर टू एनीवन in the society. It aims to ensure that distribution reflects fairness. Fairness काफ़ी important words हैं इसके. Equality, moral principle depending on the specific context or theory applied. तो basically fairness होना चाहिए, equality होना चाहिए और moral principle depending on the specific context or the theory applied. Rawls, जॉन रॉल्स ने आइडेंटिफाई किया था इस आइडिया को, इस आइडिया ऑफ जस्टिस को विद फेयरनेस, and contended that ethical actors or decisions are those that led to an equitable distribution of goods and services. यानी कि इन्होंने ही बोला कि ethical actions ऐसे होने चाहिए और ethical decisions ऐसे होने चाहिए जिससे कि equitable distribution of goods and services हो. यानी कि ये तो पूरा उसका opposite ही निकला ना, contradict कर रहा है उस theory को. Utilitarianism क्या बोलता था? greatest good of the greatest number. यहाँ पे दे आर सेइंग कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का. ठीक है, चाहे कुछ भी हम लोग कर रहे हैं. तो यही कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचे तो कंपनी के पर्सपेक्टिव में भी वी मस्ट बी फेयर टू आवर एम्प्लॉयज़, टू आवर कस्टमर्स, टू आवर स्टेक होल्डर्स, एनी काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स, सबके साथ हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए एंड फेयरनेस रखनी चाहिए. ठीक है, ये हमें सिखा रहे हैं. According to him, like according to John Rawls, first is fair equality of opportunity. Fair equality of opportunity, जो भी opportunity मिलेगी that must be in fair. Each person has an equal claim to equal basic rights and liberties, including equal political liberties, which is compatible with for all. Only those liberties which are compatible for all are to be guaranteed their fair value. Basically यहाँ पे fair equality of opportunity की बात की जा रही है, जो कि हमें इक्वली सबके पास फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए अमंग आर ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. एंड द डिफरेंस प्रिंसिपल, अगर डिफरेंस भी है ना, इनइक्वालिटीज इन द एलोकेशन ऑफ गुड्स आर ओनली परमिसिबल इफ दे आर यूज टू द बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. यानी कि ये बात करते हैं, अभी इसकी ना यहाँ पे आएगी वेल ऑफ इग्नोरेंस वाली, वहाँ से तुम्हें इस चीज़ समझ में आएगी. The difference principle की, in any society every individual does not own the equal amount of wealth. We know that. किसी भी जगह पे like तुम पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह चले जाओ, तुम्हें equal amount of wealth कहीं नहीं मिलने वाली, ये हमें पता है. Which leads to the difference, जिसकी वजह से difference create होता है, gap आते हैं. Hence distributive justice should aim to balance the difference of wealth between varying individuals. So basically पहले तो ये बात करते हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, और ये होगी कैसे? डिफरेंस प्रिंसिपल से. क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू लाइक यहाँ पे देखना कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि यहाँ पे डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. ठीक है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है जिसको हमें बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है. यही जॉन रॉल्स ने बोला यहाँ पे. ठीक है, और ये कैसे हो सकता है? जब हम लोग उन लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करें. अब इसकी वो है, इन्होंने कैसे डिफरेंस प्रिंसिपल निकाला, यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा. वेल ऑफ इग्नोरेंस, इनकी एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी थी जॉन रॉल्स की. तो जॉन रॉल्स ने ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोची. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोली. उन्होंने कहा इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल्स वेयर दे आर लाइक, एक ग्रुप है जिसमें इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स कैसे हैं? अनअवेयर ऑफ देयर सोशल स्टेटस. दे डोंट नो अबाउट देयर सोशल स्टेटस. दे आर रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड एक्सेट्रा. दे डोंट नो अबाउट इट एट ऑल. ठीक है, दे आर अनअवेयर ऑफ द सोशल स्टेटस. क्योंकि तुम बहुत सारे लोगों को भी जा करके देखोगे, उनको नहीं पता होता. मतलब ऑल्दो इट इज़ हाइपोथेटिकल, लेकिन इट इज़ काइंड ऑफ रियल कि यहाँ पे ऐसा होता है. कुछ लोगों को नहीं पता होता, जन्म से हमें थोड़ी ना पता होता है कि बाय बर्थ कि हम लोग रिच हैं, पुअर है. वो तो हमें लेटर ऑन पता चलता है कि ओके हम लोग इस स्टेटस में आते हैं. ठीक है, देन
उन ग्रुप ऑफ पीपल्स में दे आर अनअवेयर ऑफ द नेचुरल एट्रीब्यूट्स, नेचुरल एट्रीब्यूट के बारे में भी दे आर अनअवेयर ऑफ इट. दे डोंट नो देयर रेस, जेंडर, इंटेलिजेंस कैसी है, हमारी फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ कैसी हैं, एक्सेट्रा. दे डोंट नो अबाउट इट. देन आता है अनअवेयर ऑफ पर्सनल बायसेस और प्रेफरेंसेस. दे डोंट नो देयर रिलीजन. लाइक पर्सनल बायस हमारा कब होता है, जब हमें पता चलता है ओके सो ही इज़ फ्रॉम दिस रिलीजन एंड आई एम फ्रॉम दिस रिलीजन, सो वी हैव अ रिलीजन डिफरेंस. कल्चर डिफरेंस हो सकता है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू बेस पे डिफरेंस हो सकता है, तो वो उनके लिए भी अनअवेयर हैं. जिस ग्रुप में ये तीनों चीज़ों का अनअवेयरनेस थी, उन्होंने उन लोगों को बोला बिकॉज दे लैक दिस नॉलेज, individuals are forced to design rules and principles for society without bias or self interest, ensuring fairness for everyone. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जॉन रॉल्स ने प्रेशराइज किया और बोला कि इंडिविजुअल्स को, जहाँ पे इन लोगों को इन चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, दे मस्ट लाइक जो लोग बनाने वाले, जो पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे, दे मस्ट फोर्स टू डिज़ाइन द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर सोसाइटी विदाउट बायस और सेल्फ इंटरेस्ट. बिना बायस हो करके तुम्हें जो भी तुम चीज़ें बना रहे हो वो इस तरीके से बनानी है इन लोगों का ध्यान में रख करके, ताकि तुम फेयर हो सको. एंश्योरिंग फेयरनेस फॉर एवरीवन, मतलब हाइपोथेटिकली भी अगर सोचें तो हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, जो कि अनअवेयर है, वो मेन स्ट्रीम का उनको कोई आइडिया नहीं है. ठीक है, तो ये था जॉन रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस. ये देखो यहाँ पे सारी वही पॉलिसी डिसीजन मेकिंग आ गई, ये सारी की सारी गवर्नमेंट बेस्ड हैं. और इसको तुम अगर अप्लाई करोगे तो कंपनी में भी तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको नहीं पता होता. बट ऑल्दो इट इज़, हम इसको पूरा ये नहीं बोल सकते कि ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है कि लोगों को पता ही ना हो अपने किसी भी चीज़ का. इनमें से कुछ चीज़ों को वी कैन कुछ चीज़ों को हम लोग ये सोच सकते हैं ठीक है आज चलो इनको ये चीज़ नहीं पता है, बट वी कांट से कि इनको कुछ भी चीज़ नहीं पता होगी. ठीक है, तो ये किसका एक क्रिटिसिज्म भी बन जाता है. बट ऑल्दो जॉन रॉल्स का ये बेस था, ये लगा लो, फेयरनेस पूरी थ्योरी बनाने का ये पूरा का पूरा बेस है. उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोची और फिर उसको बनाया कि इन लोगों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है. एग्जाम्पल्स इसके, हाँ ये आजकल के टाइम में हमारे पास एग्जाम्पल है. हाउ, काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है ये हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमारे पास हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन में वी नो कि पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं, है ना. पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह सब हैं प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर. एग्जैक्टली, लाइक हर किसी को एक्सेस मिलना चाहिए उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का. हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते. वी कांट इग्नोर दोज पीपल हु कांट अफोर्ड दीज फैसिलिटीज़. ठीक है, इसी वजह से हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, वी आर इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस, कि हर किसी को इसका एक्सेस मिल सके. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, healthcare distribution in this theory. And then education funding, we are also providing the free education. पब्लिक स्कूल्स क्यों बने हुए हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों हैं, वो वही तो है ना कि ताकि हर स्कॉलरशिप भी मिल जाती है. सो वी आर बेसिकली अपलिफ्टिंग दोज पीपल हु कांट अफोर्ड दीज फैसिलिटीज़, ताकि फेयरनेस हो सके. ये डिफरेंस प्रिंसिपल वाली चीज़ ही अप्लाई हो रही है. समझ में आया? डिफरेंस प्रिंसिपल क्या था, वी आर एक्सेप्टिंग कि ठीक है एग्जिस्ट करती है, डिफरेंस है हमारे सोसाइटी के अंदर, लेकिन सोसाइटी में डिफरेंस तभी है जब हम उस डिफरेंस को कम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि हम उसको डिस्पैरिटीज़ को कम कर रहे हैं. ओके, देखो ये टैक्स सिस्टम वाला, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग अ टैक्स सिस्टम. तुम्हें पता है ना हमारी कंट्री प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है. प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम मीन्स वेयर हायर अर्नर्स कंट्रीब्यूट मोर, लाइक उनको ज़्यादा टैक्स पे आउट करना पड़ता है टू इंश्योर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दोज हु माइट एंड अप इन डिसएडवांटेज सर्कमस्टांसेस. और डिसएडवांटेज सेक्शंस या लाइक हमारे पास आजकल तो ये है कि कुछ परसेंटेज तक लोगों को टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है. तो वो क्या करना चाहते हैं ताकि उनके पास कुछ तो फंड्स रहे ना टू स्पेंड. एक्सपेंडिचर तो तभी रहेगा ना जब उनके हाथ में मनी होगी. सो बेसिकली दे आर इंश्योरिंग के फेयरनेस रहे. ठीक है, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका भी. अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म पे. अब इससे क्रिटिसिज्म तुम्हें क्या लगे बताओ. हर एक चीज़ के, हर एक थ्योरी के तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेंगे. इसका क्या क्रिटिसिज्म है,
अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, जो भी मैं कह रही थी, काफ़ी अनरियल सी चीज़ है, काफ़ी अनरियल अजम्पशंस हैं कि किसी भी लोग को पता ही ना हो कि हम किस स्टेटस से, हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और कंप्लीटली डिटैचिंग देमसेल्फ फ्रॉम द करंट आइडेंटिटीज़ एंड बायसेस, उनको अपनी करंट आइडेंटिटी ही ना पता हो. इट इज़ काइंड ऑफ अनरियल. ठीक है. सेकेंड है सब्जेक्टिव डिसीजंस. अब यहाँ पे सब्जेक्टिव कैसे आ जाता है, हर किसी का फेयर वाला जो माइंड में होगा कॉन्सेप्ट दैट मस्ट बी डिफरेंट, तभी तो सब्जेक्टिव बना रहा है ना. वट पीपल कंसिडर फेयर बिहाइंड द वेल मे वेरी बेस्ड ऑन द कल्चरल और मॉरल पर्सपेक्टिव्स. किसी के कल्चर में कोई टाइप ऑफ फेयरनेस होगी, किसी कल्चर में कुछ और फेयरनेस होगी. सो दिस इज लाइक creating more subjectivity in this fairness. ठीक है. Then focus on distributions. Some argue that it overlooks other aspects of justice. इनका जो फोकस था वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर था, बट इन्होंने अदर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही ओवरलुक कर दिया. फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजरल फेयरनेस, लाइक प्रोसीजर में फेयरनेस होनी चाहिए, और इंडिविजुअल राइट के बारे में इन्होंने नहीं सोचा. हर एक का इंडिविजुअल राइट क्या है वो इन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया. So these are the criticism for this theory. अब यहाँ पे जो भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, 3 थ्योरीज पढ़ी हैं हमने, वो सारी की सारी थी टेलीलॉजिकल थ्योरी विच आर बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंसेस और द आउटकम्स. अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होंगी डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स. डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स कौन सी थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरीज हैं ये, which are based on the duty of the people, of the individual. जो ड्यूटी के बारे में बात करेगा वो किसी आउटकम कंसिक्वेंस की बात नहीं करता. ठीक है, कि कंसिक्वेंसेस किसी का क्या होगा. अब इसको पढ़ते तब तुम्हें समझ में आएगा. फर्स्ट इसमें आता है जो एथिक्स हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, इट इज कांतियन एथिक्स. डू यू नो हु वॉज कांत? इमैनुअल कांत. नाम तो सुना होगा, नहीं सुना? ओके. सो इसकी काफ़ी फेमस थियरी है एथिक्स ऑफ ड्यूटी, एथिक्स ऑफ राइट भी बल्कि इन्होंने ही दिया है. सो ही वॉज अ फेमस इमैनुअल कांत. ठीक है. इनकी फोटोग्राफ तुम्हें काफ़ी सिमिलर लगेगी पहले वालों की. सो कांतियनिज्म, सो कांतियनिज्म भी बोला जाता है. Also known as Kantian ethical theory is a deontological approach that centers entirely on duty. Duty के ऊपर बात करता है rather than emotional feelings or end goals. Like basically they are saying कि एक individual जो होता है, एक human जो होता है, he is a rational person. He doesn't think about the end goals or the consequences or the emotional feelings. उसके अंदर वो नहीं सोचता इन सब के बारे में. He must think about the duty, कि उसकी ड्यूटी क्या है किसी चीज़ को करते टाइम. अकॉर्डिंग टू कांतियनिज्म, ट्रूली मॉरल एंड एथिकल एक्शंस आर नॉट बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट और द परस्यूट ऑफ द ग्रेटेस्ट यूटिलिटी, बट ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी और अ कमिटमेंट टू व्हाट इज राइट एंड फेयर ऑन अ ब्रॉडर लेवल. ब्रॉडर लेवल पे क्या सही और क्या गलत होगा. कांत पॉजिटेड moral law arises from the pure will of individuals. It originates from a free and rational will that is self-determined and self-legislative. Like एक ऐसी चीज़, like एक ऐसा एक्शन जो कि तुम्हारे खुद के अंदर से आवाज़, यू नो, कभी हम लोग कोई गलत काम करते टाइम हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर से हमारी अंतरात्मा इस चीज़ को करने नहीं दे रही है. आता है कभी? कॉन्शियस उसको बोलते हैं. यस, कॉन्शियस, कि तुम्हारी कॉन्शियस उस चीज़ को मना कर रही है कि यू कांट डू दिस. सेल्फ डिटर्मिन होती है, सेल्फ लेजिस्लेटिव होती है. इसे तुम्हें कोई बता नहीं रहा है कि तुम्हें यही राइट है, यही एक इसका यू नो दैट इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग, और इसका ये कंसिक्वेंस होगा इन फ्यूचर इफ़ यू डू दैट. तो ये तुम्हें कोई बता नहीं रहा है. इट इज़ ओरिजिनिंग फ्रॉम योर सेल्फ ओनली. तुम्हारे अंदर से चीज़ आती है. तो इट इज़ अ ड्यूटी, इट इज़ सेल्फ डिटर्मिन एंड सेल्फ legislative. A person is considered free when they're guided by their own will rather than the will of others. Like he must be guided by their own will. हमारा मन क्या कहता है, हमारे अंदर की चीज़ हमें क्या बोलती है इस चीज़ को करने के लिए, rather than the will of others. तो कांत रेफर्ड, अब इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये क्या है? व्हेन अ पर्सन इज फ्री व्हेन दे आर गाइडेड बाय देयर ओन विल रादर दैन द विल ऑफ अदर्स.
can't refer to the moral law imposed by practical reason as a categorical imperative. The categorical imperative is the internal law. Internal law हमारे अंदर की जो आवाज़ है वो क्या कहना चाहती है, that is conscience imposes upon itself. ठीक है, तो यही categorical imperative भी है. फिर आ जाते हैं इसके कोर प्रिंसिपल्स पे. व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कांटियन एथिक्स इन बिजनेस? फर्स्ट आता है इसका रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स. कांतियन यानी कि इमानुएल कांत ने प्रिंसिपल्स जो भी बताए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट जो इन्होंने प्रिंसिपल बताया, फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स. वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स एज एंड इन देमसेल्व्स, नॉट मियरली एज अ टूल्स फॉर प्रॉफिट और सक्सेस. यानी कि हम लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर प्रॉफिट मेकिंग. They can't be the they can't be merely as a tool for profit making. We must treat individuals as a end in themselves. ठीक है. Then आता है second universality. Universality is actions should be guided by principle that could be universally applied. Like for example honesty. We know कि हाँ हमारे ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वैसे तो, बट इट इज़ यूनिवर्सल कि सच बोलना इज़ गुड. यू कांट से अ लाई टू एनीवन, है ना. हमें ये चीज़ पता है कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं कुछ चीज़ें जो कि यूनिवर्सली अप्लाई भी किया जाता है. तो इमानुएल कांत ने इन्हीं के ऊपर फोकस किया था. देन ड्यूटी एंड मॉरल लॉ. अब एक ड्यूटी भी एक मॉरल लॉ भी है. Businesses must act out of duty to moral principle, not just for personal or financial gain. और ये पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है. हमें अपना पर्सनल गेन नहीं देखना, हमें ड्यूटी देखनी कि हमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारी ड्यूटी है कि यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ करनी चाहिए. ठीक है. वन ऑफ द फेमस कैटेगोरिकल इम्परेटिव. हाँ, ये दो चीज़ें पढ़ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैटेगोरिकल इम्परेटिव की. फर्स्ट इसमें आता है फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ. First, it is universal. Like, it implies that before taking action, one must consider whether it would be desirable if everyone acted in the same way in similar circumstances. Basically, यहाँ पे we are assuming कि if suppose this is a situation, यहाँ पे अगर सामने वाला कोई person होता तो वो कैसे behave करना चाहिए according to you. और जैसे तुम्हें लगता है कि अच्छा सामने वाले पर्सन को उसी वे में एक्ट करना चाहिए था, तो तुम्हें भी उसी वे में एक्ट करना चाहिए. यही बोला जा रहा है. इट इम्प्लाइज दैट बिफोर टेकिंग एक्शन वन मस्ट कंसिडर वेदर इट वुड बी डिजायरेबल इफ एवरीवन एक्टेड इन द सेम वे इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस. लाइक अगर तुम्हें कोई ऑप्शन देता है कि या तो तुम अपनी फैमिली को चूज़ करो या फिर तुम मनी चूज़ करो, तो तुम्हें क्या लगता है सामने वाला पर्सन क्या चूज़ करता? पहले तुम यहाँ पे सोचोगे कि हमें वही चीज़ सोचनी है. हम कई बार हम लोग ये सोचते हैं चलो हम गलत कर देते हैं, पर सामने वाले को हम लोग जज कर रहे होते हैं. सामने वाले को हम लोग जज करते हैं उसी सर्कमस्टांस में कि ठीक है वो करे तो गलत है, हम करे तो राइट है. तो ये चीज़ यहाँ पे मना की हुई है कि फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल होना चाहिए. ठीक है. देन आता है फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी. अब ये इसी का एक पार्ट है. ह्यूमैनिटी कैसे? अभी मैंने पीछे बताया, इट इज दैट इंडिविजुअल शुड ऑलवेज एक्ट इन अ वे दैट रिस्पेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स इनहेरेंट डिग्निटी एंड वर्थ. दे मस्ट बी ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्व्स, नॉट मियरली एज अ मीन्स टू एन एंड. लाइक गोल के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए वी कांट यूज द पीपल. हमें ह्यूमन को डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है. तो फर्स्ट इज फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल लॉ एंड सेकेंड इज फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी. यही दो मेन प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन है कैटेगोरिकल इम्परेटिव के. देन एग्जाम्पल्स ऑफ कांटियन एथिक्स इन बिजनेस. तो इसका अब तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए, ये एग्जाम्पल्स क्या होने चाहिए इसके? हमने इसमें क्या बात की कि ये इट इज़ आवर ड्यूटी, हम पे कोई इम्पोज ना करे, हम कंसिक्वेंस ना सोचे. ठीक है कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंपनी का ये ड्यूटी बनती है कि वी एज अ कंपनी मस्ट ट्रीट ईच आवर एम्प्लॉयज़ इन अ फेयर मैनर. नॉट कि हम लोग ये सोचे कि अच्छा फेयर मैनर में अगर हम लोग ट्रीट नहीं करते तो व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ इट, कि एम्प्लॉयज़ तो छोड़ करके भाग जाएंगे, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, बट दे आर थिंकिंग इट और टेकिंग इट एज अ
ड्यूटी कि हमारी ड्यूटी है एज अ कंपनी, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एम्प्लॉयज़ एंड वी शुड ट्रीट देम इन अ फेयर मैनर, ठीक है. देन ऑनेस्टी इन एडवर्टाइजिंग. अब ये भी बिजनेस अगर कोई रिफ्रेन कर रहा है फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से, तो वो इस वजह से नहीं क्योंकि उनको क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद कस्टमर्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म क्या एज अ कंपनी वो लोग सोच पाएंगे कि हमने जो मिसलीड किया है लोगों को, क्या कंपनी उस चीज़ को सहन कर पाएगी इन फ्यूचर? तो नो. तो कंपनी को, अगर कंपनी इज ऑनेस्ट इन एडवर्टाइजिंग, तो वो भी ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है. देन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनवायरमेंट, अभी पीछे हमने क्या बात की थी, कंसिक्वेंसेज. कंसिक्वेंसेज के ऊपर हमने बात की थी ना कि कंसिक्वेंसेज क्या हैं. यहाँ पे आ रहा है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोग एनवायरमेंट का ये सोच कर ना सोचें कि इससे हमारी कंपनी की कितनी गुडविल इंक्रीज होगी, हम लोग कितना बेनिफिट कर पाएंगे फॉर कस्टमर्स और ये वो नहीं. इट इज़ अ ड्यूटी एज अ कंपनी, एज एन इंडिविजुअल कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट का सोचें, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स हु आर लिविंग ऑन दिस प्लानट, है ना. तो हमें अपने प्लानट का सोचना चाहिए. तो यहाँ पे सारी चीज़ें वहीं आ जाती है कि एज अ ड्यूटी तुम लोग कैसे इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो, ना कि कोई फोर्स है तुम्हारे ऊपर. देन आ जाते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे. अब बताओ इसका क्रिटिसिज्म कोई लगा वैसे तुम्हें, कोई क्रिटिसिज्म होना चाहिए इसका? कुछ नहीं होना चाहिए, ड्यूटी है, ड्यूटी अपने ऊपर है. ड्यूटी है, हाँ, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ हो सकती हैं. मैं पर हर ड्यूटी को तो ना निभाने के लिए वी कैन नॉट जस्ट ठीक है ड्यूटी है, बट दैट कैन आल्सो हिंडर इन आवर प्रॉफिट मेकिंग. नहीं, ये तो तुमने फिर कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर दी ना. कॉन्ट्राडिक्टरी तो होता है कि ड्यूटी मतलब एक कंपनी या फिर एक कोई भी बिजनेस उस एक्सटेंड तक कर सकता है जब तक वो उनके प्रॉफिट मेकिंग को बिल्कुल हिंडर ना करे. ठीक है, आई टोटली अग्री विद दिस. अगर आप किसी बिजनेस के पास जा रहे हो, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि वो जूट बैग या फिर क्लॉथ बैग यूज कर सके, वो पॉलिथीन बैग्स ही यूज करेंगे, क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी, उनकी जो कॉस्ट है वो उनको देखेंगे. तो ये चीज, तो यहाँ पे वही कॉन्ट्रडिक्टरी वाली चीज़ें तो इसके अंदर भी आई है. इसका फर्स्ट तो है कि इसमें बिल्कुल भी कंसिक्वेंस और आउटकम्स के ऊपर बात ही नहीं की गई. लाइक इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं उस चीज़ के ऊपर. जब तक हमें कोई एक्शन ना पता हो, लाइक हमारे एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ इट, तब तक हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए. हो सकता है कि तुम्हारे ऑनेस्ट बने रहने से तुम्हारा नुकसान भी हो जाए. हु नोज अबाउट इट. तुम तो अपनी ड्यूटी पे रहे कि इट इज़ योर ड्यूटी टू बी फेयर, टू बी टू बी ऑनेस्ट, पर इससे हो सकता है और व्हाट इफ कि तुम्हारा नुकसान हो जाए. तो वी डोंट नो अबाउट द कंसिक्वेंस और द आउटकम ऑफ इट. तो बेसिकली दिस थियरी हैज़ टोटली डिसरिगार्ड द कंसिक्वेंसेज और आउटकम ऑफ द एक्शन. देन हमने यहाँ पे क्या बात की कि ह्यूमन बीइंग एक रैशनल एनिमल है, लाइक एक रैशनल पर्सन है, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है. तो रैशनल होने की वजह से वो हर चीज़ में लॉजिक सोच रहा है, लेकिन हर चीज़ में कई बार लॉजिक नहीं सोचा जाता. फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन, है ना. कोई भी डिसीजन लेते टाइम तुम हमेशा रैशनल नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल नहीं हो सकते. समटाइम्स यू हैव टू बी यू हैव टू बी इमोशनल एंड उस रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन में कि यहाँ पे मैं इतना रैशनल नहीं हो सकते, ठीक है. तो in ethical decision making and should not be disregarded in favor of strict rationality, like you can't be strict rational in certain situations. Then some critics assert that ethics provide an incomplete moral framework. For example, they argue that it fails to address broader ethical consideration. अगर तुमने देखा होगा तो individual के ऊपर बात की, लेकिन as a whole group of people like social justice, caring for others, addressing systemic issues of inequality, इसके ऊपर बात ही नहीं की गई है. तो इन्होंने इट हैज़ अ इनकम्प्लीट मॉरल फ्रेमवर्क. इट इज़ इनकम्प्लीट बोला जा रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के ऊपर बात की गई है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, कुछ ब्रॉडर लेवल पे नहीं सोचा गया है इस थ्योरी के अंदर, ठीक है. देन दिस एथिक्स इज कंसिडर्ड टू डिसरिगार्ड कल्चरल एंड मॉरल रिलेटिविज्म. इससे क्या समझे, ये डिसरिगार्ड कर रहा है कल्चरल एंड मॉरल रिलेटिविज्म को. कल्चर टू कल्चर तुम्हारी ड्यूटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं.
किसी जगह पे तुम्हारे लिए सच बोलना इट इज़ गुड, कहीं पे माना जाता है कि अगर मेरे झूठ बोलने से किसी का फ़ायदा होता है तो वो मैं करने को रेडी हूँ। तो इट इज़ सो ड्रास्टिक ना कि यहाँ पे कल्चर टू कल्चर मॉरल रिलेटिविज्म है। रिलेटिविज्म क्या बताता है कि इट कैन बी चेंज ना इन फ्यूचर, और चेंज होता आ ही रहा है अभी भी। So as a result, universalizing ethical principles may impose values on others without due consideration. तो ये इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं कांतियन एथिक्स की। इसी का फर्दर थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके बनाया गया राइट्स थ्योरी, जो कि वो भी कांतियन एथिक्स में ही आता है। राइट थ्योरी भी इन्हीं की बनाई गई है। राइट एक इंडिविजुअल का राइट। अभी तो ऊपर क्या था, एथिक्स ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के ऊपर बात की गई थी, यहाँ पे है राइट थ्योरी। तो राइट की के बात ये है, इट इज़ अंडर डियोंटोलॉजिकल थ्योरी एम्फसाइजेस दैट इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन फंडामेंटल मॉरल राइट। हर एक इंडिविजुअल के सर्टेन मॉरल फंडामेंटल राइट हैं। दीज राइट मस्ट बी रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेज। चाहे कंसिक्वेंसेज कुछ भी हो, चाहे कंसिक्वेंसेज उसका बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो मर्जी हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स फंडामेंटल राइट और मॉरल राइट। अ ब्रॉड मॉरल थ्योरी दैट इंक्लूड्स कांतियन प्रिंसिपल ऑफ राइट थ्योरी, इट स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमंस हैव सम राइट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव राइट ही है, नेगेटिव भी राइट हो सकता है, बेस्ड सोलली ऑन द फैक्ट दैट दे आर ह्यूमन। क्योंकि ह्यूमन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा ही। सो ऑल ह्यूमंस हैव सम राइट, और उसका रिस्पेक्ट करना ही ये थ्योरी है। ठीक है, राइट थ्योरी। Kant's principle of right theory thus teaches that it is not only the outcome of action that is significant, but also the reasoning behind them. Reasoning behind them, because if the intent is evil, अगर तुम्हारा intent ही evil है, then the outcome is almost certainly also evil. अगर तुम्हारा intention ही गलत था, किसी के बारे में बुरा सोचना, तो outcome कैसे अच्छा हो जाएगा? ठीक है, तो ये यही बात करता है कि हमारा आउटकम, इट इज़ नॉट ओनली द आउटकम ऑफ एक्शन। आउटकम के ऊपर नहीं सोच रहे हैं, इंटेंट के ऊपर बात की जा रही है, तुम्हारा इंटेंट क्या है। और यहाँ पे बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल और मॉरल राइट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। तो इसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं? इनवायलेबिलिटी ऑफ राइट। हम उनको वायलेट नहीं कर सकते, हम किसी के राइट को वायलेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा राइट तो आ जाता है राइट टू लिव, है ना, किसी को, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो इसका मतलब क्या है, जो पर्सन किसी का मर्डर करता है, क्राइम करता है, किसी को मारता है, तो वो टोटली अनएथिकल हो जाता है ना। समझ में आया? तो ये कैसे बोल रहे हैं, मॉरल राइट्स आर इनहेरेंट एंड यूनिवर्सल, इट इज़ यूनिवर्सल। लाइक किसी को मारना, ये सारे राइट ना यूनिवर्सल है। right to education, right to speech, right to information, right to movement, right to association, right to live, right to say anything। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे right की तरह हैं, right हैं ये, और इनको प्रोटेक्ट करना ही हमारा काम है। और ये यूनिवर्सल भी है, लाइक ये ऐसा नहीं कि कहीं पे तुम्हें डिफरेंट मिल जाएंगे राइट। देन ड्यूटी टू रिस्पेक्ट राइट, दो इसका सेकेंड प्रिंसिपल है, इट इज़ अ ड्यूटी। For example, telling the truth to someone, even if lying might create a better outcome, because the person has a right to be informed. For example, right to information. हमें किसी को inform करना, like उसको information access करना, it is their right. तो हम ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं उसको सच बोल के उसको गलत बात बता देता हूँ तो इससे कोई फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यहाँ पे बेशक मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि बेशक उसका इसमें नुकसान हो रहा है, माइट क्रिएट अ बेटर आउटकम। मतलब झूठ बोलने से उसका बेटर आउटकम हो सकता है, बट मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि उसको सच बताने से, सच उसको जानना, इट इज़ देयर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट की बात आ जाती है, इट इज़ देयर राइट, चाहे वो तुम्हारे लिए कॉस्टली हो या फिर आउटकम उसका जो मर्जी हो। ठीक है, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर्स। देन एंड वर्सेस मीन्स, ये भी वही बात करता है कि यहाँ पे पीपल मस्ट नेवर बी ट्रीटेड मेयरली एज अ मीन टू एन एंड। लाइक लोगों को एज अ टूल नहीं यूज़ करना है फॉर द एंड, बट ऑलवेज एज एंड्स इन देमसेल्व्स। उनको हमेशा एंड की तरह ही सोचना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर्स मस्ट ट्रीट एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स विद डिग्निटी, नॉट एज टूल्स टू अचीव बिजनेस गोल्स।
हम लोग बहुत लोगों को यूज़ कर लेते हैं अपने किसी भी फाइनेंशियल गेन, किसी भी पर्सनल गेन के लिए, लेकिन वो यहाँ पे मना किया गया है एंड्स वर्सेस मीन में। देन यूनिवर्सलाइजेबिलिटी, moral rules must be universalizable, meaning they should apply equally to everyone in similar situation. Like if it is wrong to violate someone's right to privacy, it is wrong for everyone in all circumstances. यानी कि अगर मैं एक के ऊपर कोई चीज़, कोई right अप्लाई कर रही हूँ तो it should be applied to everyone as a whole. ठीक है, ये नहीं कि मैं किसी एक के ऊपर तो अप्लाई कर रही हूँ लेकिन बाकी लोगों को मैं यहाँ पे ओवरलुक कर रही हूँ, उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर रही। तो यूनिवर्सलाइजेबिलिटी है यहाँ पे, और हम लोग एक के ऊपर मान के दूसरे के ऊपर नहीं अलग अलग हम लोग सोच सकते। तो इसके एग्जाम्पल, एम्प्लॉय राइट्स इन द वर्क प्लेस। एम्प्लॉय के राइट्स होते हैं वर्क प्लेस पे, वो कौन कौन से राइट हैं? एम्प्लॉयर्स हैव अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ एम्प्लॉय सच एज द राइट टू फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि उनके साथ दीज आर द बेसिक राइट ऑफ एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये दीज राइट कैन नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर इंक्रीज प्रॉफिट्स और एफिशिएंसी, इनको हम लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देन कस्टमर प्रिवेसी, जो भी कंपनीज काम करते कस्टमर का डेटा कलेक्ट करती हैं, तो इट इज़ द मॉरल ड्यूटी, इट इज़ द मॉरल ड्यूटी कि यहाँ पे हम कस्टमर की प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करें, इवन इफ सेलिंग पर्सनल डेटा कुड जनरेट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर का डेटा हम लोग स्प्रेड करके उससे बहुत सारा फाइनेंशियल गेन तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट मॉरली और एथिकली राइट। हम किसी की प्राइवेसी को यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं, उसके राइट को वायलेट कर रहे हैं। देन राइट टू फ्री स्पीच, अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। फ्री स्पीच को हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वायलेट कर दें, किसी को बोलने को हम दे ही ना, उसकी इस राइट को हम लोग बिल्कुल ओवरलुक कर दें। तो गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इवन इफ दोज ओपिनियंस आर अनपॉपुलर और इनकन्वीनियंट। तुम्हारे लिए अगर वो ओपिनियन अच्छा नहीं है और तुम उस पर्सन को बिल्कुल मना करो कि यू कांट से इन दिस थिंग, तो हम उसके राइट ऑफ स्पीच को यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन में नहीं आ जाता। ठीक है, समझ रहे हो, इंस्टीट्यूशन में नहीं आ जाता, ये इंडिविजुअल के ऊपर भी बेस्ड है। अगर हम ये ना सारे जो जितनी भी थियोरीज बनी हुई इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन ब्रॉडर लेवल पे आई है। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करना है तो इंडिविजुअल लेवल पे करना है, देन वी कैन अप्लाई दिस टू द इंस्टीट्यूशंस। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं? एनी गेसेस? बताओ, इसके राइट के ऊपर बात की गई है तो क्रिटिसिज्म क्या होगा? बताओ, what will be the criticism? अब कहोगे मैम ये कल्चरल डिफरेंसेस तो हर जगह ही आ रहा है, ये तो मिलेगा तुम्हें। फर्स्ट इज रिजिडिटी, काफ़ी रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि जो जैसा है, जो राइट है वो वैसा ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शुड यू टेल द ट्रुथ टू समवन इफ इट रिस्क पुटिंग अनदर पर्सन इन डेंजर। तो मतलब हम कुछ भी ऐसे एक माइनर हम लोग वो सर्टेन सिचुएशन भी नहीं बना पा रहे जहाँ पे अगर उस राइट को वायलेट भी करते तो भी चलेगा, ऐसा हम लोग बना ही नहीं पा रहे। इसमें ये था पूरी थ्योरी में कि जो जैसा राइट है वी मस्ट फॉलो दिस राइट एंड वी कैन वायलेट एनी वंस राइट। तो सी रिजिडिटी आ जाती है यहाँ पे, हम लोग रिजिड नहीं बन सकते। तो क्रिटिसिज्म यही था सबसे पहले कि रिजिड नहीं बनना, मतलब फ्लेक्सिबल हो सकते थे। देन सेकेंड आता है नेग्लेक्ट ऑफ कंसिक्वेंसेज। यहाँ लिखा तो है कि यहाँ पे जैसे सपोज ट्रुथ बोलना, फॉर एग्जाम्पल इसका चलो और ले लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल राइट है ना। तो जो भी क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूशन का यहाँ पे वो लगता है, लॉ लगाते हैं कि अगर कोई पर्सन लाइक मर्डरर, उसने कई सारे क्राइम्स किए हुए हैं, तो एट द एंड उसकी पनिशमेंट क्या होगी? बिल्कुल लास्ट पे चले जाओ, हाँ, तो उसको डेथ की पनिशमेंट भी मिल सकती है ना। तो वो क्या वायलेट नहीं कर रही? होते हैं बट एग्जिस्ट तो करता है ना, एग्जिस्ट तो करता है ना ये चीज़।
तो क्या यहाँ पे यही तो बात की जा रही है कि हम लोग क्या बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे? अगर ये ऐसी चीज़ हो जाती तो क्रिमिनल्स तो फिर कुछ भी करते रहते, उनको तो हर चीज़ का राइट हमें देना ही पड़ता। अगर हम इस पूरी थ्योरी को अप्लाई वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, बट बेसिकली वी हैव अ लॉ ना जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे राइट्स को भी। वो हमारे राइट्स को बिल्कुल वायलेट कर रहे हैं तो हम उनके राइट्स को भी तो वायलेट करेंगे ना। तो लॉ यही तो बोलता है, लॉ उनके भी फिर राइट्स को वायलेट करता है। पर यहाँ पे रिजिडिटी थी इस थ्योरी में, ये रिजिड थे कि अगर ये राइट टू ऑनेस्ट, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच फलाना, मतलब हर चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को अगर करने बैठेंगे तो फिर विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी यू कांट लाइक अप्लाई ऑल दीज राइट्स इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, तो फर्स्ट का रिजिडिटी, देन निगलेक्ट ऑफ कंसिक्वेंसेज। यहाँ पे कंसिक्वेंसेज सोचा ही नहीं। प्रायोरिटाइजिंग एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी ओवर द पब्लिक गुड इन केसेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसका एग्जाम्पल कि अगर हम लोग राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पे कर रहे हैं, सपोज कोई टेररिस्ट है, ठीक है, टेररिज्म के केसेस बहुत हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कोई अगर टेररिस्ट और वो एक कस्टमर है किसी कंपनी का और वो उसके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, वो नहीं चाहते वो कस्टमर उसके वो कंपनी उसके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं करना चाहती। बट ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी भी तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में भी हो सकती है उस डेटा को रिवील ना करने से। ठीक है, तो ये एक निगलेक्ट ऑफ कंसिक्वेंसेज, हम कंसिक्वेंसेज को बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहे हैं इसमें। देन कल्चरल डिफरेंसेस, ऑफ कोर्स की फंडामेंटल राइट हर जगह, यू नो नॉट ऑल सोसाइटीज अग्री ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल राइट। ये तो हमारे इंडिया में ही देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं तो नॉट ऑल सोसाइटीज अग्री विद ऑल द राइट। ठीक है, तो पोटेंशियल रहता है इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो जो भी तुम थ्योरी देख रहे हो ना, वैसे जो भी हम पढ़ रहे हैं सारी थ्योरीज, अगर बेसिकली देखा जाए तो हम लोग इनको प्रॉपरली तो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। इनका कुछ कुछ वर्जन्स हम लोगों ने कलेक्ट करके अपना ही एक वर्ल्ड बना लिया है। बट हाँ, ये थ्योरीज थी जो कि लोगों ने दिए, तो ऑफकोर्स दीज आर ऑल्सो सब्जेक्टिव जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा कौन सा कवर हो चुका है यहाँ तक? ट्रेडिशनल थ्योरीज। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरीज। अब हम लोग किस पे आएंगे? कंटेम्प्रेरी थ्योरीज पे, यानी कि जो बीच वाले पोर्शन पे आती हैं। फिर आते हैं बिल्कुल ही पोस्ट मॉडर्न। ब्रेक तो नहीं चाहिए बीच में? नहीं, पक्का? ठीक है, ओके। कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ एथिक्स। अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ एथिक्स पे। कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ एथिक्स क्या है? these theories expand on classical ethic traditions such as deontology, utilitarianism and virtue ethics by addressing the complexities of current issues and incorporating interdisciplinary perspectives. So basically जैसे जैसे changes आए, जैसे जैसे we are moving in the direction in future, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी इंक्रीज होती है, बहुत सारे चेंजेस वी हैव टू मेक। तो वो सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कवर करके बनाई गई। तो वही हम लोग यहाँ पे अभी रीड करेंगे। इसकी फर्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू थ्योरी, वर्च्यू एथिक्स। ये वर्ड तो सुना होगा सबने, व्हाट आर द वर्च्यूज? नहीं सुना? क्वालिटीज़ और ट्रेट्स, हाँ, वैल्यूज़, ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। तो वर्च्यू थ्योरी ये तुम्हें काफ़ी रिलेटेबल लगेगी। इट फोकसेस ऑन अ पर्सनस वर्च्यूज, दैट मीन्स क्वालिटीज़ और वैल्यूज़, रादर दैन हिज कंडक्ट और एक्शन। उसके कंडक्ट और एक्शन के ऊपर बात नहीं की गई है, बट उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके वैल्यूज़ क्या है लाइफ के। जैसे हम लोग पूछते हैं ना, तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हारे वैल्यूज़ क्या है, तो ये वही बात कर रहे हैं। इट फोकसेस मोर ऑन द पर्सन दैन द एक्शन। हम यहाँ पे बेसिकली पर्सनालिटी की बात करें, उसके एक्शंस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं जो तुम्हें होल्ड करते हैं। ये आजकल तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने मिलता है ना, वट इज़ यू। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है वर्च्यू एथिक्स डज नॉट फोकस ऑन व्हाट आई शुड डू, जो कि अभी तक क्या बात की गई थी, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग।
But virtue ethics tells you, it focuses on what sort of person should I be. हमें किस टाइप का पर्सन होना चाहिए. In other words, individuals are good if they have particular virtues like excellent traits अगर हैं तो, rather than following specific rules or laws. Like हम पे तो अभी तक अप्लाई किया हुआ था ना, this is a specific rule or law, like this is a specific ethic जो तुम्हें फॉलो करना ही चाहिए. तो वो उसके ऊपर बात नहीं की जा रही है, अब यहाँ पे ट्रेट्स के ऊपर बात की जा रही है, एसेंशियल ट्रेट्स. तो बिकॉज वर्च्यूज कैन बी कल्टिवेटेड, दे कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज वर्चुअस पर्सन्स एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस. हम लोग एक्वायर ही तो करते हैं इसको विद टाइम, है ना. तो एज ए रिजल्ट वर्च्यूज डिनोट ह्यूमन कैरेक्टर एक्सीलेंस, वेयर एज वाइसेस, यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, एक तो है वर्च्यूज और इसका ऑपोजिट आ जाता है वाइसेस. वर्च्यूज इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड वाइसेस इज अ नेगेटिव वर्ड. तो हर एक पर्सन में वर्च्यूज एंड वाइसेस दोनों होते हैं. वर्च्यूज डिनोट ह्यूमन कैरेक्टर एक्सीलेंस, वेयर एज वाइसेस डिनोट कैरेक्टर फ्लॉज. हर एक पर्सन, हर एक को, मतलब नॉट एवरी वन इज अ परफेक्ट मैन. तो जब वो परफेक्ट है ही नहीं तो उसके अंदर दोनों चीज़ें की पॉसिबिलिटी है, वर्च्यूज की भी एंड वाइसेस की भी. इन अदर वर्ड्स, वर्च्यूज रेफर टू पर्सन्स इनर क्वालिटीज. पर्सन की इनर क्वालिटीज क्या है. एज अ रिजल्ट दे मेक अप द मोरालिटी ऑफ बीइंग, वेयर एज ड्यूटी एंड गुड डीड्स रेफर टू द मोरालिटी ऑफ डूइंग. मोरालिटी ऑफ बीइंग, they make up for the morality of being, whereas duty and good deeds refer to the morality of doing. तो अब यहाँ पे बात हो रही है मोरालिटी ऑफ बीइंग की, हाउ आर यू एज अ पर्सन की बात हो रही है. और यहाँ पे दोनों की बात की जाएगी, वर्च्यूज की भी एंड वाइसेस की भी. इसका मिडिल पाथ वी हैव टू चूज. अब यहाँ पे देखते हैं इसको बनाया किसने है, इस थियोरी को. तो इस थियोरी को बनाया है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस एथिक्स थियोरी इज एरिस्टोटल. काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम, अगर तुम फिलॉसफी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो एरिस्टोटल काफ़ी, ये सारे ग्रीक वाले हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थियोरीज इन लोगों ने हमें दी है. सोक्रेट्स हो गए, प्लाटो हो गई थी, प्लाटो की थियोरी, एरिस्टोटल की थियोरी. तो ये सारी थियोरीज है जो कि ग्रीक से आई है. ठीक है. Virtue ethics in Greece, he says that human person is a rational animal. He is also saying कि एक rational animal है person. Human person has got the ability to reason out, which serves as the essential characteristics and functions of the human being. Like human being has some reasoning ना, reasoning power, reasoning ability हर किसी person के पास है. तो अगर reasoning ability है तो we can choose ना what is right or what is wrong खुद से, ना कि हमें बताया जाएगा कि ओके टेलिंग अ ट्रुथ इज़ गुड और टेलिंग अ लाई इज़ बैड. ये हमें बताया ना जाए, हमें खुद से इसको चीज़ को डेवलप करें. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वर्च्यूज आर कैरेक्टर ट्रेड्स दैट इनेबल इंडिविजुअल टू एक्ट इन वेज दैट प्रमोट देयर ओन वेल बीइंग. मतलब हमें उस तरीके से बिहेव करना है इन सिचुएशंस जिससे कि हमारे वेलबींग का प्रमोशन हो, प्रमोट हो, एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लोरिशिंग ऑफ द कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल वर्च्यूज कौन कौन से होने चाहिए, करेज, टेम्परेंस, जेनरोसिटी, ऑनेस्टी एंड जस्टिस. ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वर्च्यूज के जो कि एरिस्टोटल ने दिए गए. अच्छा मैंने नीचे लिखा होंगे फिर. वाइसेस क्या है. वाइसेस ऑन द अदर हैंड आर द ऑपोजिट ऑफ वर्च्यूज एंड हाइंडर द अटेनमेंट ऑफ वेलबींग. वर्च्यूज वो हैं जो वेलबींग को प्रमोट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, बट वाइसेस वो हैं जो कि हाइंडर यानी कि बैरियर क्रिएट करेंगे तुम्हारे वेलबींग को. एज अ पर्सन, योर पर्सनालिटी, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, वो वर्च्यूज एंड वाइसेस से ही पता चलेगी लोगों को. डन. वर्चू में क्वालिटी क्या है, वाइसेस में उसकी कमजोरी क्या है.
कमज़ोरी भी नहीं बोलेंगे, इसको नेगेटिव ट्रेट बोलेंगे। नेगेटिव ट्रेट मतलब जो क्वालिटी और नेगेटिव में क्या है उसको फ्लॉ बेसिकली, हाँ वैसे वीकनेस भी बोल सकते हो। फ्लॉ क्या है तुम्हारे अंदर, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। वर्च्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज और एक होता है मॉरल वर्च्यूज। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज कौन से हैं? विच कैन बी टॉट एंड लर्नड, जिसको हम लोग मतलब कोई पढ़ा सकता है हमको, और जिसको हम लोग लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रूडेंस, वी कैन ईजिली लर्न फ्रॉम अदर्स एज हाउ टू बी प्रूडेंट। एक एग्जाम्पल है प्रूडेंट बनने का, यानी कि समझना हर एक सिचुएशन में हाउ टू बिहेव, हाउ टू बीइंग रीजनेबल और विवेकशीलता। प्रूडेंस मीन्स कैसे हम लोग अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो वी कैन लर्न दिस फ्रॉम अदर्स। फिर आता है मॉरल वर्च्यूज। मॉरल वर्च्यूज क्या है? जो कि इट कैन बी अचीव बाय रिपीटेडली डूइंग एन एक्शन दैट बिकम्स अ हैबिट। अगर उस चीज़ को रोज़ करते जाएंगे तो एक हैबिट बन जाएगी। ओके जैसे कोई अगर उसी सोशल कंडीशनिंग एक बच्चे की ऐसे की जाए कि बेटा तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तो वो बच्चा करते 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 वो पर्सन ऐसा बन जाएगा कि वो कभी झूठ बोलेगा ही नहीं। तो इट इज़ टाइप ऑफ अ मॉरल वर्च्यू। मॉरल वर्च्यू जो विद लाइक इफ़ यू आर डूइंग दिस रिपीटेडली तो ही वो तुम्हारे एक्शन में एक हैबिट की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। These cultivated habits led to achieving ultimate happiness। यही बोला गया कि अगर तुम ये कल्टिवेटेड हैबिट रखते हो, लाते हो, तो ये किस तरफ लेके जाएगा तुम्हें? अल्टीमेट हैप्पीनेस की ओर लेकर के जाएगा। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज़ हैं जो कि एरिस्टोटल ने दिए, वो है विजडम, प्रूडेंस, टेम्परेंस एंड फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मीन्स करेज। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज़ है जो कि एरिस्टोटल की अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हर एक पर्सन में जो होनी चाहिए। अब तुम खुद सोच सकते हो हमारे अंदर कितना है, ये कितने नहीं है। अब आ जाते हैं गोल्डन मीन इज़ अ वर्च्यू। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अगर तुम इसको समझोगे ना ध्यान से। गोल्डन मीन इज़ अ वर्च्यू। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन मतलब एवरेज होता है किसी चीज़ का। सो ही प्रपोज गोल्डन मीन इज़ अ वर्च्यू विच मीन्स दैट इट इज़ द आइडिया दैट वर्च्यूज़ कहाँ लाए करते हैं? वर्च्यूज़ लाई बिटवीन एक्सट्रीम्स और वाइसेस। लाइक वी हैव 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट तुम्हारे लिए वाइसेस हैं। दिस इज ऑल्सो वाइसेस एंड दिस इज ऑल्सो वाइस। हाउ? लाइक बीइंग रेकलेसनेस। लाइक अगर एक्सेस में हो तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल करेज अगर एक्सेस में हो तो वो रेकलेसनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इम्पेशेंट हो जाओगे बहुत ज़्यादा और बिल्कुल ही अग्रेसिव, ये वो, तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम भी करोगे उस चीज़ को तो वो वाइस बन जाएगा। ठीक है। और करेज अगर बिल्कुल ही ना हो, डेफिसिट हो अगर तो कावर्डिस बन जाओगे, यानी कि बिल्कुल ही जो कि हर चीज़ से डरे। तो अगर इसका हम लोग मीन रखें तो वो हमारे लिए बेटर होगा। यही एरिस्टोटल ने बोला कि गोल्डन मीन इज़ अ वर्च्यू। गोल्डन मीन ही तुम्हें वो वर्च्यू देगा। हर एक चीज़ का जो मीन है, बैलेंस, यानी कि कोई भी चीज़ हो बैलेंस में हो। 2 पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है, दोनों ही वाइसेस हैं, तो उसका बीच का मिडिल पाथ क्या होगा? वही वर्च्यू कहलाएगा। कोई भी चीज़ हो, कोई भी। सो वर्च्यू इज कंसिडर द डिजायरेबल मिड पॉइंट बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। करेज यहाँ पे मैंने अभी बता ही दिया कि करेज कैसे है। अगर ज़्यादा होगा तो रिकलेसनेस है, बिल्कुल कम हो जाएगा तो कावर्डिस। मतलब वाइसिस और कावर्डाइस एक ही बात हो गई। कावर्डिस क्या हो गया? वाइसिस और कावर्डाइस जो है एक ही तो हो गई। तो तभी तो मैंने बोला कि वाइस क्या है? जो नेगेटिव फ्लो है। तो कावर्डिस अगर कोई पर्सन है जो कि बचता है, लाइक हर एक चीज़ से भागता है, डरता है और कावर्ड है अंदर से, तो वो वाइस ही तो होगा वो चीज़। और अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा रेकलेस है, उसके अंदर भरी पड़ी है, लाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और वायलेंट पर्सन है। करेज क्या है? कि करेज है तुम्हारे अंदर थोड़ी सा तुम करेज रखते हो कोई चीज़ करने के, तुम्हारे अंदर गट्स है कुछ चीज़ करने के, तो अगर मिडिल पाथ है तो इट इज़ गुड, इट इज़ अ वर्च्यू फॉर एरिस्टोटल।
और अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे जाओगे तो वो तुम्हारे लिए वाइसेस बन जाएंगे, वो ये बोलना चाहते हैं। तो वाइसेस का मिडिल पाथ ही वर्च्यू कहलाता है, ये वो बोलना चाहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल वर्च्यू मतलब बहुत सारे इसमें है हमारे पास, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी, कंपैशन, करेज, ये सारे के सारे वर्च्यूज़ ही हैं। जो भी लोग इन सारी वर्च्यूज़ को फॉलो करते हैं, कोई भी कंपनी इन चीज़ को फॉलो करती है तो वो काफ़ी वर्चुअस मानी जाती है। ठीक है, वो वही बोल रहे कि वर्चुअस अपने पास होने चाहिए, हम किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडिविजुअल में होने चाहिए। इसके क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं? इसके क्रिटिसिज्म अच्छे हैं, समझ में आएंगे। फर्स्ट इज कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल टू कल्चर डिफर कर सकता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वर्च्यू, मतलब हर किसी के लिए वर्च्यू कैन बी डिफरेंट। ठीक है, देन लैक ऑफ एक्शन गाइडेंस, लैक ऑफ एक्शन गाइडेंस, फॉर एग्जाम्पल कहाँ गया, हाँ, द लैक ऑफ स्पेसिफिक गाइडेंस इन वर्च्यू एथिक्स can make it challenging to determine the right course of action in complex moral dilemmas. Like you have some situation जो कि dilemma है, और उस dilemma में तुम क्या right course of action करना चाहते हो, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा if you don't have the specific guidance for it. और इस theory में कोई भी specific guidance की बात नहीं की गई है, जैसे कि बाकी सब में तो एक पूरा वो था ना, बैकअप था कि ठीक है झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना गलत है, और लाइक राइट की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वायलेट नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं गिवन है, यहाँ पे बस बोले कि वर्च्यूज होने चाहिए, एसेंशियल ट्रेट्स होने चाहिए एक ह्यूमन पर्सन में। तो इसका एग्जाम्पल ये इस वाले का भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कम्स अक्रॉस अ डिलेमा सिचुएशन ऑफ हिज हर फ्रेंड ब्रॉट टू द ट्रायल and she is a witness. If the person tells the truth, which means she is dishonest, his or her friend will end up in prison for a few years. If the person wants to save his friend, to show loyalty to his friendship, he will necessarily tell a lie, which implies that he is dishonest. So which of these two virtues, honesty or loyalty, is to be pursued in this situation? तो यहाँ पे अपने आप में ही कुछ वर्च्यूज में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, दैट इज पॉसिबल। वी हैव सीन ना कि ऐसे सिचुएशन बहुत बार अराइज होती हैं लाइफ में, अराइज हुई हैं और अराइज होंगी भी। इसमें बहुत अच्छा इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के बीच में। ऑनेस्टी और लॉयल्टी के बीच में कई बार हम लोग अलाइन करके नहीं चल पाएंगे, नहीं चल सकते। तो यही बात बोली गई कि डिलेमाज अगर हैं तो उस सिचुएशन में तुम लोग कैसे बिहेव करोगे, कौन से वर्च्यू को चूज करोगे। अगर यहाँ पे कहीं पर भी ऊपर एथिक्स में पूरी थ्योरी में बैकअप होता ना, अगर कि हाँ ये वाला वर्च्यू टॉप मोस्ट होना चाहिए, या कोई एक सर्टेन एक हायरार्की बता दी गई होती कि ऑनेस्टी शुड बी ऑन टॉप और लाइक लॉयल्टी शुड बी ऑन सेकेंड और थर्ड, ये वो ऐसा कुछ कहीं गिवन नहीं है। बस ये बोला गया कि वाइसेस एक्सट्रीम पॉइंट्स का मिडिल पाथ ही तुम्हारे लिए क्या होगा, वर्च्यू बन जाएगा। पर वर्च्यू कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। लैक ऑफ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये ऊपर वाले का ही था। इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमिन विच वर्च्यू शुड बी टेक प्रेसिडेंस। देन इंडिविजुअल फोकस, यहाँ पे इंडिविजुअल फोकस किया गया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्रॉडर लेवल पे बात की ही नहीं गई है। ब्रॉडर लेवल पे इंडिविजुअल के ऊपर ही तो बात की गई, एसेंशियल ट्रेट क्या होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन दे हैव लाइक बिल्कुल ही हटा दिया इन्होंने ब्रॉडर सोसाइटल इशूज़। देन लिमिटेड हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज़। अब एसेंशियल ट्रेड के ऊपर बात की गई, पर ये क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन नॉन ह्यूमन एंटिटीज़, फॉर एग्जांपल एनिमल्स और एनवायरनमेंट? नहीं, हम उनके लिए तो बात ही नहीं कर पाए। पूरी थ्योरी में नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। तो ये थ्योरी का काफ़ी बड़ा क्रिटिसिज्म बन जाता है। अगर इसमें ये चीज़ भी अप्लाई हो जाए या फिर इम्प्लीमेंट हो जाए तो काफ़ी अच्छी थ्योरी बन सकती है, अगर प्रॉपर वे में गाइडेंस भी मिल जाए तो। अब आ जाते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी कंटेम्प्रेरी में ही आता है क्योंकि उसी टाइम पे ये सब चला था। तो फेमिनिस्ट एथिक्स,
अब यहाँ पे ये वो वाला टाइम है जब विमेन को लगा कि बहुत सारी थ्योरीज तो बन चुकी हैं और वो सारी की सारी मेल डोमिनेटेड है। सब लोग मतलब जितनी भी थ्योरीज बनी है वो मेल डोमिनेशन में ही बनी है। बट अबाउट आर राइट्स, विमेन के राइट्स के ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की गई। लाइक विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई थ्योरी नहीं बनाई गई, तो उनको ये काफ़ी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अब जो थ्योरी बनाई है अब इसके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। फेमिनिस्ट एथिक्स इज एन एथिकल अप्रोच बेस्ड ऑन द बिलीफ डेट ट्रेडिशन, बिलीफ के ऊपर है, ठीक है, ये वर्ड ज़रूर ध्यान रखना, इट इज़ अ बिलीफ कि ट्रेडिशनल एथिकल थियरीज हैज़ अंडर वैल्यूड एंड अंडर अप्रिशिएटेड विमेंस मॉरल एक्सपीरियंस, ठीक है, उनको अंडर वैल्यू किया गया एंड अंडर अप्रिशिएट किया गया विमेन के मॉरल एक्सपीरियंस को, विच इज़ लार्जली मेल डोमिनेटेड एंड दस चूजेस टू री इमेजिन। और वो क्या चाहते थे, जो भी फेमिनिस्ट थी जिन्होंने थ्योरीज बनाई, तो वो ये चाहते थे वी शुड री इमेजिन एथिक्स थ्रू अ होलिस्टिक फेमिनिस्ट अप्रोच टू ट्रांसफॉर्म इट। तो कंटेम्प्रेरी में तो चेंजेस की तो बात की गई, सारे चेंजेस तो हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज के। तो इन्होंने ये बोला जितनी भी ट्रेडिशनल थ्योरीज बनी है उसमें कुछ फेमिनिस्ट एलिमेंट भी हमें बनाना पड़ेगा, तब जाके वो होलिस्टिक अप्रोच में देखा जाएगा, ठीक है। तो फेमिनिस्ट एथिक्स इज एन अटेम्प्ट टू रिवाइज, reformulate or rethink traditional ethics. Feminists have created a wide range of gender-centered central ethical approaches. तो अब इसमें कौन कौन से हैं, ये आया है 18th और 19th सेंचुरीज का टाइम है। Among the pioneers include feminists such as Mill, Beecher, Stanton, Gilman and Wollstonecraft. तो ये कुछ ऐसे फेमस फेमिनिस्ट रहे जिन्होंने इस थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस टाइम पे, और बोला कि हाँ जितनी भी थ्योरीज पहले की बनी गई हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज, उनमें कुछ फेमिनिस्ट एलिमेंट भी हमें डालना पड़ेगा टू लाइक रिवाइज इट, टू रीफॉर्मुलेट इट, ठीक है। Okay, so compared to other ethical approaches, feminist ethics emphasizes empathy. अब इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से वैल्यूज़ इसमें डाले गए हैं वो तो हमें काफ़ी दिख जाएंगे। फर्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी, वो चाहते थे कि एम्पैथी के ऊपर बात ही नहीं की गई, पर वो लाइक वुमेन में होती है, तो वी शुड ऑल्सो यहाँ पे ऐड किया जाए इसको। केयरिंग फॉर वन अनदर एंड अवॉइडिंग कॉजिंग हार्म टू अदर्स, वी शुड अवॉइड कॉजिंग हार्म टू अदर्स। तो ये कुछ ऐसे एथिक्स थे जो कि फेमिनिस्ट एथिक्स एम्फेसाइज कर रहे थे उस टाइम पे कि वो ऐड होने चाहिए। इन शॉर्ट दिस थ्योरी स्पीक्स ऑफ एथिक्स ऑफ केयर। इस थ्योरी के अंदर कौन कौन से किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात की गई, एथिक्स ऑफ केयर के ऊपर। देन एडवोकेट्स रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिक एंड मॉरल वॉइस ऑफ विमेन, विमेन की यूनिक एंड मॉरल वॉइस के ऊपर भी बात की गई। देन स्ट्रेसेस ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इमोशन बेस्ड वर्च्यूज। ह्यूमन रिलेशनशिप्स बेसिकली एथिक्स ऑफ केयर यानी कि एम्पैथी, केयर, रिकॉग्निशन ऑफ वॉइस ऑफ विमेन, स्ट्रेसेस ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इमोशन बेस्ड वर्च्यूज, ठीक है। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, अब बिजनेस एथिक्स की अगर बात की जाए तो फेमिनिस्ट थ्योरी आर्ग्यूज दैट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग बिजनेस should be bereft of gender biases. Gender bias नहीं होना चाहिए. They do not say for any preferences for women workforce, but argue for a certain kind of gender orientation whereby the male and female workforces are treated at par. यानी कि feminist ethics का अगर तुम लोग जानना चाहोगे कि उनका क्या एम था तो उनका एम ये था। मतलब ये रहा नहीं ऊपर वाली स्लाइड करना क्या होगा इसको? दो थियरी बच जाएंगी हमारी। डिस्कोर्स वाली, डिस्कोर्स और वो लास्ट में ही करवाऊंगी फिर। चलो ये हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिस्ट एथिक्स। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ दिस एथिक थ्योरी? फर्स्ट इज केयर एंड कंपैशन, कि केयर एंड कंपैशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, पर कहीं पर भी केयर एंड कंपैशन के ऊपर बात नहीं की गई।
Ethical decision making should prioritize empathy and well-being of others. Moral action should be guided by concern for relationships and interdependence. Attention to marginalized voices, जो कि women को काफ़ी marginalize करके रखा हुआ था, उनकी बात सुनने के लिए they wanted कि उनका भी participation contribution हो theories में और बाकी हर जगह पे. और अगर theories में बात की जाएगी तो अगर theory में बात की जा रही है तो basically we are applying it into the real world. तो जब theory में ही बात नहीं की गई है तभी तो वो चाहते थे कि theory में बात हो इनके ऊपर. So ठीक है. Then relational autonomy. Unlike traditional notions of autonomy as individual independence, feminist ethics sees autonomy as relational and interconnected with others. यानी कि ये कहते थे autonomy तो हो, but autonomy को पहले तो independence की तरीके से देखा जाता था, but ये feminist ethics theory में इसको relational और interconnected way में देखा जाता है कि अगर मुझे autonomy मिलेगी तो मैं बहुत सारे लोगों को भी independence provide कर सकती हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों को contribute भी कर सकती हूँ. It is interdependence. Then critique of dominant power structures. तो जो oppressed like feminist ethics challenges patriarchal norms, of course क्योंकि patriarchy तो खैर कब से चली आ रही है. Economic system का उन्होंने challenge किया and social practices that oppress and marginalize women, of course कि इन लोगों को जो marginalize किया हुआ है इनका critique करके ही ये पूरा theory बनाई गई. तो ये इसके main principles हैं. Then we have examples of this business, this feminist ethics. तो ये कुछ real examples हैं. Real examples में we have Patagonia promotes environmental sustainability and offers family-friendly policies such as on-site child care for employees. तो ये कंपनी है जो कि on-site child care भी अपने employees को provide करती है. Then Unilever focuses on gender balance in leadership and launched initiatives like the Unstereotype Alliance to eliminate gender stereotypes in advertising. Then we have Microsoft. Microsoft ने implement किया diversity and inclusion programs, including initiatives to increase female representation in technology roles. ये सारे real example लिए मैंने. Tom's Shoes partners with women-led enterprises and invest in community development projects that empower women globally. तो ये कुछ हमारे रियल एग्जाम्पल हैं जिन्होंने फेमिनिस्ट एथिक्स को अप्लाई भी किया है अपनी कंपनीज में. इंडिया में हुई थी ना? हाँ इंडिया में. हाँ. जब वेस्टर्न से फेमिनिस्ट जब फेमिनिस्ट ये सब चल रहा था फेमिनिज्म उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिया में भी इसके लिए वेस्टर्न फेमिनिज्म का जो होल कंसेप्ट था ना वो बहुत डिफरेंट था. आई नो. इंडिया में आते आते वो कंसेप्ट को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया. इंडियन वुमेन हर कल्चर में हाँ जो बेस है ना इस चीज़ का दैट इज़ पेट्रियार्की, दैट इज़ कॉमन इन द होल वर्ल्ड. ठीक है, उसी चीज़ के खिलाफ ही यहाँ पे फेमिनिज्म आया. एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा था ना हर बेसिस पे, अभी भी होती है. एग्जैक्टली वो तो एक कैन से कोर कंसेप्ट था फेमिनिज्म का. हाँ. ठीक है. बट लेकिन मतलब हाँ पेट्रियार्की के मतलब के अपोज में था. यहाँ पे रखा हुआ बट है. लेकिन इंडिया में आते आते मैंने साइन नहीं किया, दिखाना. कंसेप्ट ही तुमने दूसरा कर दिया. देखो मैं डिनाई नहीं करूँगी इस चीज़ को, हुआ है, लोगों ने इस चीज़ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है, बट वी कांट से कि हम पूरा फेमिनिज्म को ही गलत बता दें. फेमिनिज्म को तो गलत कोई बोल ही नहीं सकता. लेकिन बट इंडिया में आके कुछ लोगों ने उसको बहुत गलत मतलब कंसेप्ट बना दिया, बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे कर एंड बहुत गलत यू कैन से एडवांटेज. सेम क्या है ये 6th Yes, ma'am. और 3rd. डेट क्या है आज? 19. सबने साइन कर दिया अपने?
ऑटो एक्सपो देखने गए हैं, ऑटो एक्सपो देखने गए हैं। चलो इसका लास्ट क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिस्ट एथिक्स। टोटल सब्जेक्टिव, इट इज़ ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता ये हर किसी के लिए। जैसे कि अभी तुमने भी ये चीज़ बोली, हर किसी के लिए इट इज़ डिफरेंट, फेमिनिज्म इज़ डिफरेंट, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही लोगों ने चेंज किया है, दैट इज़ ट्रू। तो critics argue that its focus on context and relationships can make it less systematic and objective than traditional ethical theories. उनका तो of course it was objective, but यहाँ पे traditional way में इसको पूरा का पूरा subjective बना दिया गया। Then over emphasis on gender, मतलब अगर ethics के ऊपर बात की जा रही है तो पूरा का पूरा gender based तो नहीं हो सकता, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा over emphasis कर दिया on gender 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 कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटी चाहिए मार्जिनलाइज लोगों की, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट बना दिया गया, दैट इज डिफरेंट। लेकिन वो इसका खैर इससे कोई लेना देना नहीं है। लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइन जो कि अभी तक की नहीं गई है, रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कैन लेड टू एम्बिग्विटी इन डिसीजन मेकिंग। तो क्लियर गाइडलाइंस नहीं है इसके ऊपर, तो पूरा का पूरा एक काफ़ी है इसके क्रिटिसिज्म। लेकिन हाँ इसकी थोड़ी ज़रूरत थी कि विमेन थोड़ा एलिमेंट डले, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, तो तभी बनाई भी गई इसकी थ्योरी, तो उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। अभी हमारे पास 2 थ्योरीज और रह गई हैं, डिस्कोर्स थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, जो ज़्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सर को बुला लो बाहर से।